चुप रहो। तो देखो यहाँ पर धातु का निष्कर्षण, तो मैंने भी आपको बताया कि बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम की क्या है, खनिज। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम धातु की क्या है, खनिज है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु की क्या है, खनिज। अब बॉक्साइट का सूत्र क्या है, तो बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3 2H2O। तो यहाँ पर देखो ये बॉक्साइट खनिज जो है इसमें से एल्यूमिनियम धातु अलग करने की पद्धति को, अलग करने की पद्धति को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धातु का निष्कर्षण कहते हैं। तो आपको याद रखने का कि बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम धातु हमको क्या करनी है, अलग, यानी खनिज में से हमको धातु क्या करनी है, अलग। तो अलग करने की पद्धति को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धातु का निष्कर्षण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये खनिज जो है इसको हम क्या बोलेंगे, अयस्क। क्या बोलेंगे, अयस्क। मैंने पहले बताया था कि अयस्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम इस बॉक्साइट में कैसा है, ज्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पर देखो अयस्क में से धातु अलग करने की पद्धति को क्या बोलते हैं, धातु का निष्कर्षण कहते हैं। याद रखने का, आपको बोले धातु का निष्कर्षण किसे कहते हैं, तो लिखने का कि अयस्क में से धातु अलग करने की पद्धति को क्या बोलते हैं, धातु का निष्कर्षण कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो अयस्क है, क्या है, अयस्क। तो अयस्क में से सबसे पहले हमको धातु को अलग करने के पहले उसके अंदर जो अशुद्धि है, उसके अंदर क्या है, अशुद्धि। क्योंकि अयस्क यानी खनिज, खनिज कहां से मिलती है हमको, जमीन के अंदर से। तो उसके अंदर मिट्टी और रेती की क्या हो सकती है, अशुद्धि। मिट्टी और रेती की क्या हो सकती है, अशुद्धि। तो हमको ये मिट्टी और रेती की अशुद्धि जो होती है उसको बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग यानी अशुद्धि। तो सबसे पहले हमको अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करने के पहले हमको ये अयस्क में से अशुद्धि को क्या करना पड़ता है, दूर। तो अयस्क में से अशुद्धि को क्या करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। अयस्क का क्या बोलते हैं, सांद्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अयस्क का सांद्रण। फिर से देखो यहाँ पर अयस्क में से अशुद्धि दूर करने की पद्धति को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अच्छा, इसकी अलग अलग पद्धतियां हैं, वो किस पर आधारित है, अयस्क और अशुद्धि के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होती है। चूनी किताब में अयस्क में से अशुद्धि दूर करने की बहुत सारी पद्धतियां थी, जैसे फैन प्लवन पद्धति, चुंबकीय अलगीकरण पद्धति, चुंबकीय अलगीकरण पद्धति, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन की पद्धति। ये सारी की सारी पद्धति किस पर आधारित है, अयस्क और अशुद्धि के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। किस पर आधारित है, और रासायनिक गुणधर्मों पर क्या है, आधारित है। तो सबसे पहले हमको अयस्क में से धातु अलग करने के पहले हमको अयस्क में से अशुद्धि को क्या करना पड़ता है, दूर। तो वो दूर करने की पद्धति को क्या बोलते हैं, अयस्क का सांद्रण। क्या बोलते हैं। अब क्या होता है कि हमने धातु की क्या पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी, ऐसा पढ़ा था। ऐसा हमने धातु की क्या पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी। तो धातु की सक्रियता श्रेणी में जो यहाँ तक की धातुएं है वो अधिक क्रियाशील है। कैसी है, अधिक क्रियाशील है सर, हाइड्रोजन में। और क्या है कि ये जो इतनी धातु है वो मध्यम क्रियाशील है। कैसी है, मध्यम क्रियाशील है। और जो लास्ट वाली धातु है वो कैसी है, कम क्रियाशील। तो देखो यहाँ पर ये अयस्क यानी क्या, खनिज। खनिज में होता क्या है, धातु। तो वो धातु 3 स्वरूप में हो सकती है, अधिक क्रियाशील भी हो सकती है, मध्यम क्रियाशील भी हो सकती है, अथवा कम क्रियाशील भी हो सकती है।
तो हमको अयस्क में से धातु को अलग करने के लिए तीनों को अलग अलग तरीके से अलग करना पड़ता है। अगर अधिक क्रियाशील धातु है तो उसका निष्कर्षण अलग तरीके से होगा। अधिक क्रियाशील धातुएं। दूसरा आता है मध्यम क्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं। और तीसरा आता है कम क्रियाशील धातुएं, कम क्रियाशील धातुएं, कम क्रियाशील धातुएं। तो देखो यहाँ पर अधिक क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो मैंने आपको बताया था कि अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो यौगिक स्वरूप में मिलती है। कौन से स्वरूप में? यौगिक स्वरूप में। तो यहाँ पर हमको जो अधिक क्रियाशील धातु होगी वो कौन से स्वरूप में मिलेगी? यौगिक स्वरूप में। अब उसमें से हमको धातु को अलग करना है तो हम कौन सी पद्धति का उपयोग करेंगे? तो विद्युत अपघटन पद्धति का, विद्युत रासायनिक अपघटन पद्धति का उपयोग करते हैं। कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं? रासायनिक अपघटन पद्धति का उपयोग किया जाता है। और ऐसा करके हमें क्या मिलती है? शुद्ध धातु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? शुद्ध धातु प्राप्त होती है। कैसे? जैसे मुझे करना है, उदाहरण के लिए सोडियम धातु का क्या करना है? निष्कर्षण। सोडियम धातु को खनिज में से, अयस्क में से क्या करना है? अलग। तो सोडियम हमको सोडियम क्लोराइड के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा? सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा स्वरूप हुआ? यौगिक। कौन सा स्वरूप हुआ? यौगिक। जो कि NaCl यानी कौन सा स्वरूप हो गया? यौगिक। तो सबसे पहले इस विद्युत रासायनिक अपघटन पद्धति में धातु के यौगिक को, धातु के पिघलित अवस्था में, पिघलित अवस्था में एक पात्र में लिया जाता है। कहाँ लिया जाता है? एक पात्र में लिया जाता है। एक पात्र में लिया जाता है। कहाँ लिया जाता है? एक पात्र में। तो याद रखने का, क्या लिखने का कि धातु के यौगिक को पिघलित अवस्था में, पिघलित अवस्था में कहाँ पर लिया जाता है? एक पात्र में लिया जाता है। और विद्युत ध्रुव बनाने के लिए अब हमारे पास दो विद्युत ध्रुव है, एक एनोड होता है और एक कैथोड। तो विद्युत ध्रुव बनाने के लिए, तो विद्युत ध्रुव बनाने के लिए हम ग्रेफाइट अथवा प्लेटिनम जैसी निष्क्रिय धातु का उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट अथवा प्लेटिनम जैसी किसका उपयोग करते हैं? निष्क्रिय धातु का उपयोग करते हैं। फिर ये धातु के जो पिघलित अवस्था में हमने धातु का क्या लिया है? विलयन। धातु के यौगिक का क्या लिया है? विलयन। इस विलयन में विद्युत धारा क्या करेंगे? प्रवाहित। विद्युत धारा क्या करेंगे? तो हमें शुद्ध धातु, शुद्ध धातु कैथोड पर, किस पर? कैथोड पर क्या करने से मिलेगी? अपचयन करने से प्राप्त होती है। अपचयन यानी रिडक्शन करने से क्या होती है? प्राप्त होती है। क्या करने से प्राप्त होती है? कैसे होगी? तो जैसे आपने NaCl में विद्युत धारा क्या की? प्रवाहित, तो वैसे Na+ बन जाएगा और Cl-। अब हमारे पास दो विद्युत ध्रुव है, एक है एनोड और एक है कैथोड। एनोड हमारा धन ध्रुव है और कैथोड हमारा ऋण ध्रुव है। एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, और कैथोड पर हमेशा होता है अपचयन यानी क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर देखो, ये धन ध्रुव है तो इस पर ऋण आयन आएगा। हमने कल पढ़ा था कि Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो हो जाता है Cl-, लेकिन यहाँ पर इसको ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं? दान। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, वही क्या करेगा? दान करेगा। तो दान करेगा तो ये वापस बन जाएगा क्या? Cl। क्या बन जाएगा? Cl। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये कैथोड हमारा ऋण ध्रुव है तो कौन सा आयन आएगा? धन आयन। हमने कल पढ़ा था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करता है तो क्या बनाता है? Na+। क्या बनाता है? तो यहाँ पर हमको एक इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Na बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये जो Na सोडियम धातु बनी,
वो कहाँ पर मिली? कैथोड पर। क्या करने से मिली? रिडक्शन, यानी अपचलन करने से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इस पद्धति को बोलते हैं विद्युत रासायनिक अपघटन पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति बोलते हैं? विद्युत रासायनिक अपघटन पद्धति कहते हैं। बोला गया सबको समझ में? विद्युत रासायनिक अपघटन पद्धति में धातु के यौगिक को पिघलित अवस्था में एक पात्र में लिया जाता है और विद्युत ध्रुव बनाने के लिए बराबर क्या करते हैं? हम ग्रेफाइट अथवा प्लेटिनम जैसी निष्क्रिय धातु का उपयोग करते हैं। फिर धातु के यौगिक के पिघलित विलयन में विद्युत धारा क्या करने पर? शुद्ध धातु हमको कैथोड पर रिडक्शन करने से प्राप्त होती है। बोलो सबको समझ में आ गया? हाँ सर। सबको समझ में आया? हाँ सर।